स्टार्ट करते हैं हेल्थ केयर रिलेटेड सर्विसेज। पहला पॉइंट है हेल्थ केयर सर्विसेज। अगर तीन कैटेगरी के लोग हैं, क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट, ऑथोराइज्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर और फिर पैरामेडिक्स, ये जब हेल्थ केयर सर्विस देंगे, इनकी हेल्थ केयर सर्विस पे जीएसटी नहीं लगता। जो भी सर्विसेज दे हेल्थ केयर सर्विस, उसकी मीनिंग हम लोग देखेंगे हेल्थ केयर सर्विस क्या होता है, बट सारी हेल्थ केयर सर्विस जो भी देते हैं उसके ऊपर जीएसटी एग्जेम्प्ट रहेगा। और एक बात समझ लो, हेल्थ केयर सर्विस की डेफिनेशन में ही ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट को इंक्लूड किया गया है। तो अगर क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट, ऑथोराइज्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर और पैरामेडिक्स अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट की सर्विस देंगे तो वो भी एग्जेम्प्ट होगा, क्योंकि वो हेल्थ केयर सर्विस की डेफिनेशन में इंक्लूडेड है। अब आप पॉइंट नंबर 2 को कनेक्ट कर लो, जो ग्रीन बॉक्स के नीचे आपको लिख रहा है। कोई और पर्सन, ये तीनों के अलावा, क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट, ऑथोराइज्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर या फिर पैरामेडिक्स के अलावा भी कोई अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट की सर्विस देगा तो वो भी एग्जेम्प्ट है पॉइंट नंबर 2 के हिसाब से। इन शॉर्ट, आपको कहीं पे भी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट का दिखेगा अमाउंट या जो भी वैल्यू, उसके ऊपर जीएसटी एग्जेम्प्ट होगी। अब जाने से पहले मैं आपको यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन के कुछ प्रोविजंस पे क्लैरिटी देना चाहता हूँ। इस बात को बहुत अच्छे से यहाँ पे क्लियर कर दीजिएगा। ट्रांसपोर्टेशन प्रोविजन जो ऊपर एकदम टॉप पे आपको ब्लू कलर के हाइलाइटर के अंदर दिख रहा है, उसके नीचे 4 आपको एरो मार्क्स दिख रहे हैं, जिसमें से पहले 2 एरो एक येलो कलर के बॉक्स की तरफ जा रहे हैं। एक है टीओडी और दूसरा है टीओपी। टीओडी स्टैंड्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिसीज्ड, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी डेथ हो गई है, मृत्यु हो गई है। और दूसरी साइड पे आपको दिखेगा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट। इन दोनों चीजों को बड़ा क्लैरिटी से समझना। इस कॉन्टेक्स्ट में मुझे ये येलो वाले 2 पार्ट ही समझाने हैं। उसके अलावा आपको ग्रीन वाला दिखेगा, दैट इज टीओपी, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, यहाँ पे नहीं, आगे करूंगा। और उसके बाद में दिखेगा टीओजी, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, वो भी यहाँ पे नहीं, आपको आगे कहीं पे करा दूंगा। अब टीओडी और टीओपी पे ध्यान दीजिएगा। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिसीज का ट्रांजेक्शन, ये तो सप्लाई नहीं होता महाराज, इसको आपने देखना चाहिए सप्लाई चैप्टर के अंदर। ये मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ। शेड्यूल 3 के अंदर पैरा 4 में लिखा हुआ है कि भाई साहब, नेगेटिव लिस्ट में अगर सर्विसेज वो वाली है, फ्यूनरल, बरियल, क्रिमेटोरियम वगैरह से रिलेटेड, इंक्लूडिंग मॉर्चुरी वाली सर्विसेज एंड ऑल्सो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिसीज, ये सब कुछ सप्लाई ही नहीं होता। बहरहाल दूसरी साइड पे आपको दिखता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी डेथ अभी भी हुई नहीं है, वो बीमार है और उसको हॉस्पिटल लेके जाया जा रहा है, या तो हॉस्पिटल ले जा रहे हैं या फिर हॉस्पिटल से घर लेके आ रहे हैं, जो भी है। पेशेंट की अगर ट्रांसपोर्टेशन होगी तो भाई साहब ये ट्रांजेक्शन सप्लाई तो है, लेकिन ये ट्रांजेक्शन एग्जेम्प्ट है। इसी को मैंने अभी आपको बताया था हेल्थ सेक्टर के अंदर। अब आप यहाँ पे देख लीजिए, एक चार्ट आपको स्क्रीन पे दिखेगा। ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हेल्थ वाले कॉन्टेक्स्ट में आपको ज्यादा एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। जो बात मैंने आपको बताई थी, इस पूरी बात को एक ब्यूटीफुली एकदम एक्सट्रैक्ट करके रखा हुआ है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिसीज्ड आपको नीचे दिखेगा, इट इज नॉट अ सप्लाई आप एज पर पैरा 4 ऑफ शेड्यूल 3। ऑन दी अदर हैंड, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट, क्या ये सप्लाई है? यस यस यस, हाँ ये सप्लाई है। बट क्या ये टैक्सेबल है? आंसर इज नो, ये टैक्सेबल नहीं है, बिकॉज ये एग्जेम्प्ट सर्विस माना जाता है। ये बारीकी आपको इसलिए चाहिए होती है क्योंकि आपके एग्जाम्स में जब एमसीक्यू वगैरह आएंगे तो ये आपको 1 या 2 मार्क का एकदम डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको तब काम आती है। क्या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट के ट्रांजेक्शन को सप्लाई माना जाता है? आंसर इज यस, वो सप्लाई है, बट उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, वो एग्जेप्ट है। बट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिसीज्ड वाला ट्रांजेक्शन ये सप्लाई ही नहीं है। आपको ये बात अब बिल्कुल क्लियरली समझ में आ चुकी होगी। अब आपके साथ वो ग्रीन वाला बॉक्स डिस्कस कर लेता हूँ। यहाँ पे इन्होंने बोला कि अगर कोई क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट किसी भी पर्सन को, जो पर्सन वहां पे एडमिट होने आया है, उसको उन्होंने सर्विस दी बाय वे ऑफ रूम रेंटिंग। वो एडमिट हो रहा है तो कोई रूम में एडमिट होगा, उसको रूम रेंटिंग की सर्विस दी और बदले में उस पर्सन से जो चार्जेस लिए वो पर डे के 5000 से ज्यादा के थे। द रूम चार्जेस वाज एक्सीडिंग ₹5000 पर डे। तो ऐसे रूम चार्जेस के अमाउंट पे जीएसटी लग जाएगा, ये बिल्कुल टैक्सेबल होता है। बट देयर इज एन एक्सेप्शन। 4 कैटेगरी के रूम्स हैं, उन कैटेगरी के रूम्स के लिए मॉनिटरी अमाउंट अप्लाई नहीं होता। भले ही उन रूम्स की जो पर डे की चार्जेस है वो 5000 से ज्यादा की भी होगी तो भी चलेगा, कोई जीएसटी नहीं लगेगा। एक है आईसीयू, दूसरा सीसीयू, तीसरा आईसीसीयू और उसके बाद एनआईसीयू। इंटेंसिव केयर यूनिट, क्रिटिकल केयर यूनिट, इंटेंसिव कार्डियक केयर यूनिट एंड नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट। इन 4 कैटेगरी के रूम के लिए ये स्पेशल रूम्स है। इनके लिए कोई 5000 की लिमिट अप्लाई नहीं होती। इनको छोड़ दो, इनके अलावा अगर कोई पर्सन किसी रूम में एडमिट हो रहा है और उसकी चार्जेस हॉस्पिटल वाले ले रहे हैं एक्सीडिंग ₹5000 पर डे, तो वो टैक्सेबल हो जाएगा, उस पर जीएसटी लगेगा। अब और एक बात समझो कि अगर टैक्सेबिलिटी आ भी जाती है, मान लो 6000 रुपए का रूम, मतलब उस पर्सन से लिया था 6000 रुपीज पर डे का रेंट, तो पूरे 6000 रुपीज पे जीएसटी लगेगा। ऐसे नहीं कि आप 5000 रुपए बचा लो और सिर्फ 1000 पे जीएसटी लगाओ, पूरा 6000 टैक्सेबल हो जाएगा। एक बार एक्सीड हो गया तो जितना भी रूम चार्जेस पर डे का अमाउंट है उस पर जीएसटी लगेगा। इसकी एनालिसिस मैं आपको बता देता हूं एक बार के लिए। इसकी एनालिसिस आप देखो यहाँ पे। अगर आपको कोई क्वेश्चन दिखता है एग्जाम में कि वहां पे जो रूम चार्जेस लगाए हैं वो 5000 से कम के, लेस देन 5000 पर डे है, कोई भी रूम हो वो तो एग्जेम्प्ट ही होगा। एग्जैक्टली 5000 पर डे होगा, कोई भी रूम हो तो भी एग्जेम्प्ट है। एक्सीड होना चाहिए, एक्सीड होगा तो ही टैक्स लगेगा।
अच्छा चलो, मोर देन 5,000 पर डे का रूम चार्जेस लिया भी है, लेकिन अगर वो 4 कैटेगरी के रूम है, आईसीयू, आईसीसीयू, सीसीयू, एनआईसीयू, ऐसे वाले रूम्स के लिए लिया है, तो भी एग्जाम्प्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। टैक्सेबिलिटी कब आएगी? आपको पर डे भी देखना पड़ेगा और रूम भी देखना पड़ेगा, पर डे भी देखना पड़ेगा, रूम भी देखना पड़ेगा। पर डे अगर चार्जेस मोर देन 5,000 के हैं, एक्सीडिंग 5,000 है, और जो रूम है वो उन 4 कैटेगरी के रूम के अलावा कोई और रूम है, तब जाकर के वो टैक्सेबल होगा। ठीक है, अब मेरी एनालिसिस यहाँ पे सुन लो एक बार के लिए, आपको सम सॉल्व करने में आसानी होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एक पर्सन एडमिट होता है और उससे रूम चार्जेस लिए थे 6,000 रुपए पर डे के, और वो 4 दिन के लिए एडमिट हुआ था, तो 6,000 पर डे फॉर 4 डेज, 6 इंटू 4, 24,000 रुपीज पे जीएसटी लगेगा। पूरे 6,000 रुपए 4 दिन के हिसाब से 24,000 पे जीएसटी लगेगा। अगर आपको ये कह दिया जाता है कि वो आईसीयू में 2 दिन एडमिट हुआ था, क्योंकि वो ज्यादा बीमार था तो उसको 2 दिन आईसीयू में रखा था, और पर डे का आईसीयू चार्जेस 10,000 रुपया है, 10,000 इंटू 2, 20,000, इसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगेगा, ये एग्जाम्प्शन है। क्योंकि 5,000 के ऊपर भले ही है, लेकिन ये 4 रूम्स के लिए कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, और पूरा जो भी हॉस्पिटल का इनवॉइस होगा, भले उसका इनवॉइस 10 लाख रुपए का बन गया, उसके ऊपर कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा। उस 10 लाख रुपए में से आप खाली वो 24,000 रुपया निकालोगे, क्योंकि 5,000 रुपए के ऊपर था, तो उस 24,000 रुपए पे फॉर 4 डेज उसके ऊपर टैक्स लग जाएगा। आईसीयू वाले 4 रूम चार्जेस के ऊपर भी नहीं लगेगा। ठीक है, इसको लेकर के अभी आगे चलते हैं। ये पूरी अमेंडमेंट वाली बात मैंने तुम्हारे साथ में कर दी। अब यहाँ पे आ जाओ, ये मैंने पूरा आपको बता दिया। अब हेल्थ केयर सर्विस की मीनिंग देख लो, नीचे आपको नोट्स में दिख रहा है। हेल्थ केयर सर्विस मतलब ऐसी कोई सर्विस जहां पे डायग्नोसिस भी हो रही है, ट्रीटमेंट भी हो रही है, केयर भी हो रही है। किस चीज के लिए? कोई इलनेस, इंजरी, डिफॉर्मिटी, एब्नॉर्मिटी या प्रेगनेंसी। लेकिन ध्यान देना, ये सारा कुछ जो ट्रीटमेंट हुआ है, इट इज इन द रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम ऑफ मेडिसिन इन इंडिया। मैंने ऑरेंज हाईलाइट करके रखा है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम ऑफ मेडिसिन ही होना चाहिए। अगर कोई और तरीके से मेथड से ट्रीटमेंट हो रहा है तो वो एग्जेम्पशन नहीं होगा, वो टैक्सेबल हो जाएगा। मीनिंग के ठीक नीचे लिखा हुआ है इंक्लूजन। इंक्लूजन में इन्होंने बोला कि हेल्थ केयर सर्विस इंक्लूड्स ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट इन एन एम्बुलेंस टू और फ्रॉम द क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट, बट इट डज नॉट इंक्लूड। हेल्थ केयर सर्विस में हेयर ट्रांसप्लांट, कॉस्मेटिक और प्लास्टिक सर्जरी इंक्लूड नहीं होती। तो अगर किसी पर्सन को हेयर ट्रांसप्लांट, कॉस्मेटिक या प्लास्टिक सर्जरी दी जा रही है, तो वो हेल्थ केयर सर्विस नहीं है और उस अमाउंट पे जीएसटी लगेगा। लेकिन एक एक्सेप्शन यहाँ पे भी दिया गया कि अगर 4 रीजंस की वजह से उस पर्सन को हेयर ट्रांसप्लांट वगैरह करवाने की जरूरत पड़ रही है, तो एग्जेम्पशन मिल जाएगा। यहाँ पे इन्होंने लिखा है, लास्ट लाइन आपको दिख रही होगी, ड्यू टू कॉन्जेनिटल डिफेक्ट्स, डेवलपमेंटल एब्नॉर्मलिटीज, इंजरी या ट्रॉमा। इन चारों की वजह से या चारों में से कुछ भी हुआ, उस वजह से उसकी हेयर ट्रांसप्लांट, कॉस्मेटिक या प्लास्टिक सर्जरी करवानी पड़ रही है, तो उस हेयर ट्रांसप्लांट, कॉस्मेटिक या प्लास्टिक सर्जरी की अमाउंट पे जीएसटी एग्जेम्प्ट रहेगा, कोई टैक्स नहीं लगेगा। ये एक्सेप्शनल सिनेरियो है। उसके बाद आपको दिख रहा है पॉइंट नंबर बी, रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम ऑफ मेडिसिन इन इंडिया। ये 8 रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम ऑफ मेडिसिन है। एक है आयुर्वेदा, दूसरा एलोपैथी, फिर होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, सिद्धा, यूनानी, योगा, और उसके बाद में एनी अदर रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ये 8 रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम ऑफ मेडिसिन है। इनके अलावा कोई भी मेथड से ट्रीटमेंट होती है तो उसको हेल्थ केयर सर्विस नहीं मानेंगे, उसका एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। इनफैक्ट वहां पे मैंने नीचे लिख के रखा है रेकी। रेकी भी एक ट्रीटमेंट होता है, लेकिन रेकी का कोई भी बेनिफिट नहीं है, रेकी रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम मेडिसिन नहीं है। तो अगर रेकी ट्रीटमेंट हो रहा है तो उसका कोई भी एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, वो टैक्सेबल होता है। पॉइंट नंबर सी के अंदर एक सर्कुलर आया था, इन्होंने बोला कि अगर कोई हॉस्पिटल पेशेंट से कुछ भी अमाउंट चार्ज करता है, रिटेंशन फी, ये फी, डिपॉजिट अमाउंट, ये एप्लीकेशन मनी, वो मनी, जो भी कुछ भी चार्ज करते हैं पेशेंट से, वो सब कुछ एग्जेम्प्ट होगा, क्योंकि हॉस्पिटल वाले पेशेंट को हेल्थ केयर सर्विस दे रहे हैं। अब बदले में वो पैसे कुछ भी रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर एक क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट हेल्थ केयर सर्विस देगा तो वो एग्जेम्प्ट है। तो यही पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने एग्जेम्पशन दिया। पॉइंट नंबर डी का जो सर्कुलर है, ये थोड़ा सा फर्क पड़ जाएगा अभी, क्योंकि पहले यहाँ पे होता था कि रूम चार्जेस अगर लिए जाते पेशेंट से तो वो एग्जेम्प्ट होगा। अगर रूम चार्जेस एक्सीडिंग ₹5,000 पर डे के हैं तो वो टैक्सेबल हो जाएंगे। बट अगर आईसीयू, आईसीसीयू, एनआईसीयू एंड आईसीसीयू वाले कोई भी यूनिट्स हैं, तो उनके अगर 5,000 के ऊपर का भी अगर अमाउंट होगा तो भी जीएसटी नहीं लगेगा। ये एक्सेप्शनल केसेस है। उसके बाद फूड सप्लाईज है। अगर एक हॉस्पिटल में पेशेंट एडमिट होता है और उसको फूड सप्लाईज दिए जाते हैं, वो एडमिटेड पर्सन, वहां पे डॉक्टर के हिसाब से उसको डाइट दिया जाता है खाने के लिए, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि एक तरीके से हेल्थ केयर सर्विस है। लेकिन उस पेशेंट का अगर कोई रिलेटिव हॉस्पिटल में आया है और उसको अगर फूड सप्लाईज दिए गए, तो ये ट्रांजेक्शन टैक्सेबल होगा। उस पर्सन को जो भी खाना दिया गया उसके ऊपर जीएसटी, उस सर्विस के ऊपर जीएसटी लगेगा। पॉइंट नंबर एफ है, सर्विसेज प्रोवाइड बाय डॉक्टर्स टू हॉस्पिटल्स। देखो, डॉक्टर भी कुछ केसेस में हॉस्पिटल को सर्विस, मतलब वो पेशेंट को ट्रीट करते हैं, लेकिन अपना इनवॉइस डॉक्टर्स हॉस्पिटल पे रेस करते हैं। वो लोग अपने पैसे डॉक्टर हॉस्पिटल से कंसिडर वसूलते हैं। तो क्या ऐसे अमाउंट को जीएसटी लगाएंगे? आंसर इज नो, क्योंकि देखो एक तरीके से डॉक्टर उस हॉस्पिटल को हेल्थ केयर सर्विस ही दे रहा है। वहां पे जो पेशेंट एडमिटेड है उनको चेकअप करता है, तो वो हेल्थ केयर सर्विस ही दे रहा है। ऐसे केस में डॉक्टर जो भी अमाउंट लेता है हॉस्पिटल से, वो एग्जेम्प्ट होगा, क्योंकि डॉक्टर हेल्थ केयर सर्विस दे रहा है।
पॉइंट नंबर जी के अंदर एक सर्कुलर आया है, बड़ा मस्त है, ये है ART और IVF। इनफर्टिलिटी को ट्रीट करने के लिए इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ये वाली ट्रीटमेंट होती है, और होती है ART, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक। ये टेक्निक या फिर ये ट्रीटमेंट से किसी की इनफर्टिलिटी ठीक की जाती है, ये हेल्थ केयर सर्विस मानी जाएगी। सर्कुलर में क्लियरली बोला कि अगर किसी पर्सन को ये वाली ट्रीटमेंट दी जाएगी तो उसके ऊपर GST नहीं लगेगा, क्योंकि ये ट्रीटमेंट हेल्थ केयर सर्विस मानी जाती है। यहाँ पे पूरा पॉइंट नंबर 1 आपका खत्म होता है, सारे सर्कुलर सारी अमेंडमेंट्स मैंने बता दी। अब आपको पॉइंट नंबर 2 और 2 से लेके 6 तक की कहानी। पॉइंट 2 के अंदर बोला था कॉर्ड ब्लड बैंक की सर्विस। कॉर्ड ब्लड बैंक सर्विस देते हैं स्टेम सेल प्रिजर्वेशन की सर्विस। ये सर्विस पहले एग्जाम हुआ करती थी, लेकिन 18 जुलाई 2022 से अब ये टैक्सेबल हो गई है, एग्जाम्पशन विड्रॉ करती है। सिमिलर लाइंस पे पॉइंट नंबर 6 है, वहां पे एग्जाम्पशन को विड्रॉ कर दी, कट कर दिया, मतलब एग्जाम्पशन विड्रॉ हो गई। पहले एक सर्विस हुआ करती थी कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट। ये सर्विस जो कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट जो फैसिलिटी के ऑपरेटर होते हैं, जो ये चलाते हैं फैसिलिटी, वो क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट हॉस्पिटल को ये सर्विस देते थे, बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी, बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट की सर्विस। ये पहले एग्जाम हुआ करता था, लेकिन अब टैक्सेबल है, इसके ऊपर GST लगेगा। पॉइंट 3, 4, 5 ये बल्कि मतलब ब्लू हाईलाइटेड है, बिल्कुल टेंशन मत लो इसके लिए, ये सब कुछ में इंटैक्ट है, कोई एग्जाम्पशन पहले भी मिलती थी, अभी भी मिलती है। पॉइंट 3 में है वेटरनरी क्लिनिक। अगर वेटरनरी क्लिनिक एनिमल्स या बर्ड्स की हेल्थ केयर के रिस्पेक्ट में कोई सर्विस देते हैं तो वो एग्जाम्प्ट होगा। पॉइंट नंबर 4 है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। अगर वो लाइफ स्टॉक की कर रहे हो तो एग्जाम्प्ट है, लेकिन अगर हॉर्सेस की आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होगी तो वो टैक्सेबल होगा। पॉइंट 5 है पब्लिक कन्वीनियंस की सर्विस। ये सर्विस गवर्नमेंट देती है, जैसे आप देखते हो जगह जगह पे वॉशरूम्स, लैबोरेटरीज और सारी यूरिनल्स, ये सारी चीजें होती है पर्सनल हाइजीन के लिए, तो ये सर्विस गवर्नमेंट जनरल पब्लिक को देती है। इसके लिए कोई भी चीज फीस अगर गवर्नमेंट कोई भी चार्जेस लेती है उस पर GST नहीं लगता। ये पूरा हेल्थ केयर सेक्टर यहाँ पे खत्म हुआ। अब एक बार के लिए आपको एनालिसिस में यहाँ पे बता दूं, ये ऊपर वाला तो आपको बता ही दिया था मैंने रूम रेंट के हिसाब से। ये वाला देख लो, IVF ट्रीटमेंट, नई ट्रीटमेंट आई है, मतलब ट्रीटमेंट तो पुरानी है बट नया एग्जाम्पशन आया। सर्कुलर में क्लियर किया कि IVF ट्रीटमेंट को भी हेल्थ केयर सर्विस माना जाएगा, और इसकी जो भी चार्जेस होती है उस पर GST नहीं लगेगा। बट 2 विड्रॉवल है। कॉर्ड ब्लड बैंक की जो सर्विस होती है स्टेम सेल प्रिजर्वेशन की, अब ये टैक्सेबल हो गई है। और दूसरा कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी जो देते हैं बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट की हॉस्पिटल को, वो अब टैक्सेबल हो गई है। ये दोनों टैक्सेबिलिटी 18 जुलाई 2022 से आई है। ठीक है, ये कवर हो गया। अब जाके देखते हैं चैरिटेबल सेक्टर इसके बाद।